हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उसमें टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक वाइज में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आप लोग जानते हैं कि आजकल हर एक एग्जाम में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली 24 तारीख का कुछ बच्चों का यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो एडिटोरियल के बुक में जितने टॉपिक को कवर किया गया है वो सारे को हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में जितने भी नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपका कवर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले कह रहा है वैश्विक संरक्षण बाघ मानक TACS मान्यता प्राप्त भारत के टाइगर रिजर्व। देखिए, यह बात है जुलाई 2021 की। जुलाई 2021 तक भारत के 52 में से 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता मिली है। ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ वो कहाँ स्थित है, उनकी स्थिति कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है, आसाम में है। मानस टाइगर रिजर्व आसाम में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। आगे है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनको की बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता दी गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व भी बने हैं। एक श्रीबिलपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है, जो कि भारत का 51वां तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। उसके साथ ही साथ रामगढ़ बिस्तहरी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का है, जो कि भारत का 52वां और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक 53वां भी टाइगर रिजर्व बना है, वो 53वां टाइगर रिजर्व का आप लोगों को नाम कमेंट करके बताना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 53वां टाइगर रिजर्व का आपको नाम कमेंट करके बताना है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। वो 2 समुद्री तट है, कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु का है एक, और एक है ईडन समुद्र तट पुडुचेरी का। इन दोनों समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। देखिए, आगे कह रहा है कि भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो कि समुद्र तट को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र जो है वो डेनमार्क का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, उसके द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। और भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तट ऐसे हैं जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन। तो अगस्त 2021 में भारत ने किगाली समझौते को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत भारत जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करेगा। भारत जो है वो 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करेगा। याद रखिएगा, भारत जो है वो 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC को 80% तक कम करेगा। साथ ही साथ चीन 2045 तक और अमेरिका जो है वो 2034 तक इस लक्ष्य को हासिल करेगा। आपको भारत का याद रखना जरूरी है। भारत जो है वो 2047 तक HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। आगे है हमारा US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 यह जो है वो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, कोई भी इंडेक्स से 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स को जारी कौन करता है, भारत का उसमें क्या रैंक है और प्रथम स्थान पर कौन है। आगे कह रहा है 5 प्रमुख प्रदूषक कौन कौन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ज़मीनी स्तर का ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर।
इस इंडेक्स में मानक माना गया है। इसी आधार पर विश्व के विभिन्न शहरों की रैंकिंग जो है वो दी गई है। प्रथम स्थान सबसे प्रदूषित शहर में जो प्रथम है वो है लाहौर है पाकिस्तान का, जिसको कि रेटिंग दिया गया है 423। प्रथम स्थान सबसे प्रदूषित है लाहौर। द्वितीय स्थान सबसे प्रदूषित है नई दिल्ली भारत की राजधानी, जिसको कि रेटिंग 229 दिया गया है। और तृतीय स्थान है नेपाल की राजधानी काठमांडू, जिसको कि रेटिंग 178 दिया गया है। यह रेटिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो लाहौर पाकिस्तान का, द्वितीय स्थान पे नई दिल्ली भारत का, और तृतीय स्थान पे देखा जाता है काठमांडू नेपाल का। आगे कह रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, एक IQ एयर, एक स्विस संगठन है जिसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जो है वो जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 22 जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का है। ठीक है, 30 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है उसमें से 22 जो है वो भारत का है। और भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है, और सबसे कम प्रदूषित देश जो है वो है प्यूर्टो आगे कह रहा है सबसे इसी IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो, जो कि IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें अगर सबसे प्रदूषित राजधानियों की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पे है नई दिल्ली, द्वितीय स्थान पे है ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और तृतीय स्थान पे है उलान बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी है। ये तो हो गया राजधानियों के क्रम में सबसे प्रदूषित। अगर हम लोग सबसे प्रदूषित शहरों की बात करते हैं तो प्रथम स्थान जो है वो है होटन जो कि चीन का एक शहर है। द्वितीय स्थान जो है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का, भारत का एक शहर है। अगर भारत के बेस पे पूछे तो गाजियाबाद हो जाएगा, और अगर पूरे विश्व स्तर पे पूछे तो होटन चीन का जो होगा वो IQ एयर के द्वारा जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है उसमें सबसे प्रदूषित शहर के जिक्र में है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, और भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है गाजियाबाद जो कि विश्व में दूसरा है। आगे कह रहा है फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन। फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु किया गया है। जनवरी 2021 में फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया, जो कि UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से। तो यानी कि फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया। किसके सहयोग से, तो UNO और विश्व बैंक के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन का थीम क्या है, तो थीम है इसका लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्या थीम है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना। 2021 में इस तरह का यह चौथा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जो है वो 2017 में पेरिस में हुआ, और अभी का जो 2021 में है वो फ्रांस के द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके सहयोग से, UNO और विश्व बैंक के सहयोग से। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में रामसार स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ। देखिए पहले टोटल था 42, अब 4 को शामिल कर लिया गया है, और अब टोटल हो गया है 46। ठीक है, कह रहा है कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसार में सम्मेलन हुआ, और इसके समझौते जो है वो 1975 से प्रभावी हुए। भारत जो है वो 1982 में इसमें शामिल हुआ, और विश्व में 2400 से अधिक रामसार स्थल हैं। सितंबर 2021 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियों की कुल संख्या है वो 46 हो गई है, जिसमें वर्ष 2021 में रामसार अभी समय में शामिल भारत की जो 4 आर्द्रभूमियाँ हैं वो 2 जो है वो हरियाणा का है और 2 गुजरात का है। अभी मैं बताया था आप लोगों का कि पहले 42 था और उसमें 4 ऐड कर लिया गया। तो 4 में जो 2 है वो हरियाणा का है, एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भिंडाबास वन्य जीव अभ्यारण्य, और 2 जो है वो गुजरात का है, एक है बाधवाना वेटलैंड और एक है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी तरह से यह तो 2021 में 4 ऐड हुआ है, मतलब पहले कितना था, पहले 42 था और 4 ऐड होके 2021 के बाद हो गया 46। यह जो 42 बना है यह पहले 38 था, ठीक है, 37 था, और इसमें 5 जुड़कर 42 हुआ है। मतलब 2020 में 5 जोड़े गए हैं और 2021 में 4 जोड़े गए हैं। तो 2020 में जो रामसार अभी समय में
शामिल भारत की जो 5 आर्द्र भूमियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है आसाम कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड का है, एक है काम्बार ताल जो कि बिहार का है, एक है लोनार झील जो महाराष्ट्र का, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश का, और त्वेसोकर आर्द्र भूमि परिषद जो है वो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका है। टोटल मतलब अभी जो रामसार स्थल हैं वो हैं भारत में 46। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक कहाँ रामसार स्थल है? सबसे अधिक है यूनाइटेड किंगडम में 175। रामसार सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था जो कि 1974 में शामिल हुआ है। ठीक है, और ये प्रभावी कब से हुआ है? हुआ था 1971 में ईरान के रामसार में। समझौता प्रभावी हुआ है 1975 से। भारत इसका सदस्य बना है 1982 में शामिल हुआ है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन है? सुंदरबन वेटलैंड है जो कि पश्चिम बंगाल का है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन है? भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि जो स्थल है वो है हरिके बैराज। क्लियर है? तो ये इतने थे रामसार स्थल से इंपॉर्टेंट चीज़। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 जो कि 2020 में प्रकाशित किया गया था। तो तेंदुआ यानी लियोपार्ड्स गन्ना रिपोर्ट 2018 जो कि 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था। यह रिपोर्ट जो है वो स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, भारत में जो कुल तेंदुओं की संख्या है वो कितनी है? 12,852, जिसमें सबसे पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 3421 जो कि प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है कर्नाटक जिसमें कि 1783 तेंदुए हैं। महाराष्ट्र में 1690 जो कि तृतीय स्थान पर है। और फिर चतुर्थ स्थान पर है तमिलनाडु 868 तेंदुओं के साथ। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 316 तेंदुआ है, बिहार में है 98 और झारखंड में है 46। आगे कह रहा है कि जो यह तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 आया है वो यह कह रहा है कि 2014 से लेकर 2018 के बीच तेंदुओं की आबादी में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। और क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए कुल 8,071 तेंदुए जो हैं वो देखे गए हैं। क्लियर है? आगे है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र यह हम लोग जो बात करेंगे वो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 है वो हर एक 2 साल के अंतरों पर यह जारी किया जाता है, 2 वर्षों के अंतराल पर। और पहला वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में जारी किया गया था और अभी रिसेंटली जो जारी किया गया है वो 2019 में जारी किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो ये जो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है वो हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के ही आधार पर बात करेंगे। कह रहा देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन जो है वो 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2017 की तुलना में अगर बात करते हैं तो मैंग्रोव की क्षेत्रफल में 54 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल में तो प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है जहां 2,112 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव क्षेत्रफल है। द्वितीय स्थान पे गुजरात है जहां 1,177 किलोमीटर स्क्वायर है। तृतीय स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां की 616 किलोमीटर स्क्वायर है। चतुर्थ स्थान पे आंध्र प्रदेश है जहां की 404 किलोमीटर स्क्वायर है। और 5वें स्थान पे महाराष्ट्र है जहां की 320 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगर मैंग्रोव क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। क्लियर है? आगे कह रहा है कि कुल मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल अकेले जो है वो 42.45% जो है वो हिस्सा रखता है। मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो गुजरात में हुई है और द्वितीय स्थान अगर वृद्धि में देखा जाए तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ? तो गुजरात। आगे कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है वो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वां जारी किया। ध्यान रखिएगा, अब पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है वो नहीं हैं, यह पहले थे जब रिपोर्ट जारी किया गया था। यह रिपोर्ट जो है वो भारतीय वन संरक्षण FSI के द्वारा तैयार की गई है। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स से 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। और FSI जो है वो 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है और भारत का पहला वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में जारी किया गया था।
अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। कह रहा देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है वो है 24.56%, मतलब 8,07,226 किलोमीटर स्क्वायर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है 21.6%, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है 2.89%। तो 21.67 और 2.89 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 24.56%। तो अगर सिर्फ वनावरण पूछे तो 21.6, सिर्फ वृक्षावरण पूछे तो 2.89, और वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछे तो 24.56। आगे कह रहा है कि 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि कितना हुई है तो 0.65% हुआ है, मतलब 5,188 किलोमीटर स्क्वायर। अगर वनावरण में वृद्धि की बात करते हैं तो वनावरण में वृद्धि हुआ है 3,976 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण में वृद्धि की बात करते हैं तो 1,212 किलोमीटर स्क्वायर। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है वो 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 0.15% है। और मैंग्रोव वन में वृद्धि की अगर बात करते हैं तो 2017 की तुलना में 2019 में जो मैंग्रोव के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो हुआ है 54 किलोमीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो वृद्धि वाले शीर्ष राज्य यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है कर्नाटक में 1025 किलोमीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश 990 किलोमीटर स्क्वायर, और तृतीय नंबर पे केरल जो है वहाँ 823 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तब हो जाएगा मिजोरम। और वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तब आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे कह रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो अभी हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे है 77,482 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे 66,668 किलोमीटर स्क्वायर, और छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे नंबर पे 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों की अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पे है मिजोरम, जहाँ की 85.41% है। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की 79.63% है। तीसरे नंबर पे है मेघालय, जहाँ की 76.33% है। क्लियर है। आगे कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से। कह रहा है भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमियाँ हैं, जो कि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है वो लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन जो है वो अधिक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वो है लक्षद्वीप, फिर है मिजोरम और फिर है अंडमान निकोबार। आगे जो रिपोर्ट दिया हुआ है वो है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 की बात करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। विश्व में कुल वन क्षेत्र जो हैं वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर हैं, जो कुल भूमि का लगभग 31% है। वैश्विक औसत जो है वो 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, और विश्व के कुल वन का 45% उष्णकटिबंधीय वन है। वर्ष 1990 से 2020 के बीच 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल जो है वो नष्ट हुई है। आगे कह रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश जो है वो है रूस, जहां की वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में है 815.3, और वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत है 20%। दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील, जहां वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में है 496.6, और वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत है 12%। कनाडा की अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे है, जहां की वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में है 346.9, और वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत है 9%। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का विश्व में 10वां स्थान है, जहां की वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो मात्र 2% है, 72.1 क्षेत्र जो है वो इसका मिलियन हेक्टेयर में है। आगे कह रहा है कि विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है। एक और रिपोर्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2018। अभी हम लोग
देखे थे तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018, उसी तरह से बाघ गन्ना रिपोर्ट जो भी है 2018, यह जो है वो 2019 को प्रकाशित किया गया था। उस समय भारत में बाघों की कुल संख्या जो थी वो 2967। 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 2014 से 2018 के बीच में तेंदुओं की आबादी में, तो तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है और बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? कह रहा है कुछ राज्य क्षेत्र और बाघों की संख्या दिए हुए हैं। तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, जहाँ की 526 है। तेंदुआ में भी पहले नंबर पे था मध्य प्रदेश, तेंदुआ में भी दूसरे नंबर पे था कर्नाटक और बाघ में भी दूसरे नंबर पे है कर्नाटक 524। तेंदुआ में तीसरे स्थान पे था महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ है उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है 442, उत्तर प्रदेश में है 173, बिहार में है 31 और सुंदरबन में है 88, महाराष्ट्र में है 312 जो कि चतुर्थ स्थान पे है। क्लियर है? आगे कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप बाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गन्ना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 231 बाघ हैं। देश के 50 बाघ अभयारण्यों के 3 अभयारण्य मतलब डांफा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। भारत में कुल बाघ आबादी का 63% यानी कि 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं और विश्व के कुल बाघ आबादी का 70% बाघों का भारत में निवास है। फिर आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं, मतलब इन्वायरमेंट टू द पॉइंट करके एक टॉपिक दिया गया है, उसमें एक वन लाइनर के फॉर्म में लिखा गया है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट में। वो देखिए कह रहा है एनओए होता क्या है? नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार अगस्त 2021 पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा है। आगे कह रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश वन्यजीव सप्ताह 2021 मनाने की घोषणा किया है, जिसका थीम जो है वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल। आगे कह रहा है विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर, विश्व ओजोन दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर और इसका थीम जो था 2021 में वो क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। फिर कह रहा है सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया? तो यह जो है वो भारत और अमेरिका के बीच। इसमें भारत की तरफ से जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, अभी मैं आप लोगों को बोला ही था ये पर्यावरण मंत्री चेंज हो गए हैं, प्रकाश जावड़ेकर पहले थे और अब नए कौन है? भूपेंद्र यादव। आगे कह रहा है कि हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कौन लगा रहा है? तो ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है दिल्ली के आनंद विहार में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत का पहला जो डुडोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में स्थापित की जाएगी। आगे कह रहा है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो भारत जो है वो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है, भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। फिर आगे कह रहा है NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई है? तो यह जो है वो विशाखापट्टनम में सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन में 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो है वो NTPC के द्वारा बनाया गया है। कह रहा है भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंचे हर्बल पार्क के उद्घाटन जो है वो एक चमोली जिला है उत्तराखंड में, वहीं पे किया गया है। आगे कह रहा है कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? तो कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश है भारत। कह रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की है? तो यह किस मंत्रालय ने किया है? यह किया है कोयला मंत्रालय ने। नेक्स्ट कह रहा है कि कोयला मंत्रालय के एक विभाग गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है। तो गो ग्रीनिंग अभियान के तहत कौन से मंत्रालय ने? कोयला मंत्रालय ने 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है।
आगे कह रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी है, जिसके तहत वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। आगे कह रहा है कि अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर कह रहा है कि राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट को किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट बोल्ट को लॉन्च किया है खादी ग्राम उद्योग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मिलकर, यानी कि KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और BSF के द्वारा मिलकर किया गया है। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए। KVIC का फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसके साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे जो है वो लगाए गए हैं। आगे कह रहा है कि इटली ने नेपल्स में G20 देशों के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की बैठक का आयोजन जो है वो जुलाई 2021 में किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो पटना में स्थापित किया जाएगा। फिर कह रहा है ग्रीन पीस के एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ग्रीन पीस के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें लगभग 125% की वृद्धि देखी गई है। आगे कह रहा है कि नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया ग्लासगो UK में किया जाएगा। फिर कह रहा है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 जो है वो किस संस्था ने जारी किया है? तो यह जो है वो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा CSE के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग जो है वो गरीबी के चपेट में आ गए हैं और 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा है। आगे कह रहा है कि मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा यह रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिर कह रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आगे कह रहा है भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो भारत जो है वो 2021 से लेकर 2025 तक एक ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग है उसके रिपोर्ट के अनुसार 20 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा क्षमता को स्थापित करेगा। आगे कह रहा है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? वो मिला है वाटर बोरियल को। आगे कह रहा है कि जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117 है। यह रैंकिंग जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। वहीं कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है। फिर कह रहा है कि जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? तो यह जो है वो कहाँ है? कोलंबिया में है। फिर कह रहा है भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो भारत में उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ जो है वो पाए जाते हैं। कह रहा है किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है? तो यह यूनेस्को की एक समिति के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश जो है वो की गई है। कह रहा है हाल के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास का समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो यह जो है वो लक्षद्वीप के समूह के आसपास का समुद्र स्तर जो है वो बढ़ने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। फिर कह रहा है भारत का पहला परागकण यानी पॉलिनेटर पार्क जो है वो किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड में खोला गया है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? तो यह रखी है नई दिल्ली में और इसका थीम जो है वो है मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन।
फिर कह रहा है भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो यह मध्य प्रदेश का है ओंकारेश्वर बांध, जिस पर कि 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है वो किया जाएगा। आगे कह रहा है कि किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है। तो थैला बैंक की शुरुआत जो है वो लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पैंट को किसने लॉन्च किया है, या फिर इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। आगे कह रहा है पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है। तो यह बिहार के जमुई जिले में है, तो इसका आंसर होगा बिहार। फिर कह रहा है किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। तो यह लिया है सड़क परिवहन मंत्रालय ने। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला जो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। आगे कह रहा है समुद्री शैवाल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यह लिया गया है तमिलनाडु में। फिर कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जो है वो किसने जीता है। तो थियोडोर बस्करन के द्वारा लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड वन्यजीव संरक्षण के लिए जीता गया है। फिर कह रहा है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है। तो 2020 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के हैदराबाद को चुना गया है। फिर कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन जो है वो लक्षद्वीप में किया गया है। फिर कह रहा है अशफाक उल्लाह एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया। अशफाक उल्लाह खान आप लोगों हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो अशफाक उल्लाह एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खोला गया है। फिर कह रहा है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा जो है वो किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है। तो इकोसाइड बिल जो है वो फ्रांस में लाया गया है, जो कि पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए है। फिर कह रहा है भारतीय मौसम विभाग के 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 1901 के पश्चात जो है वो 8वां सबसे सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। कह रहा है विश्व मौसम संगठन के जानकारी 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 जो है वो अभी तक का तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान के अकॉर्डिंग 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है और विश्व मौसम संगठन के अकॉर्डिंग तीसरा सर्वाधिक जो है वो गर्म वर्ष रहा है। फिर कह रहा है कि वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना का एक आरंभ किया है। आगे कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला जो है वो भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा जो है वो की गई है। वहीं राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र अगर पूछ ले तो वो जो है वो पटना में स्थापित किया जाएगा। फिर कह रहा है उत्तराखंड के मनुस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क को स्थापित किया गया है और पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आगे कह रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश का जो है वो चयन किया है। फिर कह रहा है वर्ष 2021 से लेकर 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनः स्थापन दशक जो है वो घोषित किया गया है। फिर कह रहा है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, यानी WWF के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 से लेकर 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 68% की गिरावट देखी गई है। भारत के लगभग 1/3 आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो लुप्त हो गई हैं और विश्व में 85% से अधिक आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो लुप्त हो गई हैं।
फिर कह रहा है कि द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या जो है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो भारत में है। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना के लिए शुरू किया है, तो डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरंभ किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। फिर कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान जो है वो 22 मार्च 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा और इसका जो टैगलाइन है वो है वर्षा के जल का चयन जहां भी हो जब भी हो। आगे है कि 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ, तो जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। फिर कह रहा है वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है, तो बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। फिर कह रहा है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और यह प्रस्ताव जो था वो भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021-26 किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। कह रहा है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। आगे कह रहा है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना जो है वो लेह लद्दाख में किया जाएगा। फिर कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से UNEP के द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे है कि विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021, जो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 जो है वो किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है, तो यह जो है वो नीदरलैंड के मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जितने भी नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो सारे को हम लोग देखें। यह इतना आप लोग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स हैं उसमें आप किसी भी वनडे एग्जाम में खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।